हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम करस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड एनआरआई अकाउंट्स का पार्ट 8 देखेंगे और इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के जो पेमेंट सिस्टम्स होते हैं जो वर्ल्ड में चलते होंगे। आप लोगों ने एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस का नाम सुना होगा इंडिया में। ऐसे डिफरेंट टाइप के जो पेमेंट सिस्टम है वर्ल्ड में जो भी चलते हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे। तो ये क्या होगा कि आपको बेसिक फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प मिलेगी, ताकि भाई एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कैसे पैसे ट्रांसफर होंगे उनके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड पेमेंट और पेमेंट गेटवेज। तो इसमें जो सबसे पहला पेमेंट गेट है उसका नाम है स्विफ्ट। आप लोगों ने सुना होगा स्विफ्ट कोड। कई बैंकों का स्विफ्ट कोड होता है। वो स्विफ्ट कोड क्या होता है वो समझेंगे हम। स्विफ्ट कोड क्या होता है कि जैसे मान लो कि स्विफ्ट की फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। वर्ल्ड सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। इसका मतलब यह है कि कोई भी अगर वर्ल्ड वाइड एक बैंक से दूसरे बैंक को, वर्ल्ड वाइड मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री को का बैंक हो सकता है, कोई सा भी बैंक हो, अगर उनको फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन करना है। अब जैसे इंडिया में है तो वो इसका यूज नहीं करेंगे स्विफ्ट का, क्योंकि इंडिया में आईएफएससी कोड है, उसका यूज कर लेंगे और तरीके हैं मैसेज को फॉरवर्ड करने के। पर अगर मान लो हमें अमेरिका में कोई मैसेज देना है, फाइनेंशियल मैसेज देना है, फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन देना है इंडिया के किसी बैंक को, तो वो क्या यूज करेगा? स्विफ्ट को यूज करेगा। ये क्या एक सोसाइटी है और ये इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन जैसा नाम है उसके लिए ये एक सोसाइटी है। दूसरी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब बैंकों ने आपस में मिलकर बनाई, ये सब लोग आपस में इसके मेंबर होते हैं और इसमें कुछ वो लोग आपस में ही इसमें फाइनेंशियल मैसेजेस को एक दूसरे को देने के लिए वो कोड बनाते हैं। और जो होता है ना वो ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेशन होता है फाइनेंशियल मैसेज का, बायोलेटरल की एक्सचेंज बनाते हैं। और ये क्या होता है 24/7 इंटू 365 अवेलेबल है। ठीक है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है और इसमें ये होता है। और इसका क्या है कि बैंक, अब इसके लिए ये क्या करते हैं, स्विफ्ट बीआईसी कोड, बैंक आइडेंटिफाइड कोड या स्विफ्ट कोड, इसको रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन भी बोलते हैं। इनका क्या होता है, एक स्विफ्ट कोड होता है, हर बैंक का एक स्विफ्ट कोड होता है जो भी इंटरनेशनल, जो कि कहीं भी अगर आपको पैसा भेजना है, कहीं पैसा रिसीव करना है, कोई भी फाइनेंशियल मैसेज भेजना है, मनी से रिलेटेड पैसे भेजने के अलावा भी कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर, फाइनेंशियल मैसेज भेजना है, तो दूसरे बैंक को वो स्विफ्ट कोड अलोकेट होता है हर बैंक को और आप उसके थ्रू भेज सकते हैं। क्लियर है ये कंसेप्ट? तो ये स्विफ्ट कोड आपने सुना होगा बार बार, तो ये स्विफ्ट कोड तब काम में आता है। एक और होता है पेमेंट सिस्टम जो होता है वो चिप्स होता है। ये जो स्विफ्ट था वो इंटरनेशनल लेवल पे है। चिप्स है, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। ठीक है, ये क्या है, यूएसए का एक पेमेंट सिस्टम है। यूएसए में दो टाइप के पेमेंट सिस्टम जो इंटरनल है वो चलते हैं, एक होता है चिप्स और एक होता है फेड वायर। तो जो चिप्स होता है वो क्या होता है कि इंटरबैंक ट्रांजेक्शन यूएस में चलता है। और ये क्या है कि चिप्स, चिप्स जो है ये फेड वायर चिप्स जो है कि ये चिप्स और फेड वायर में जो डिफरेंस है वो ये है कि चिप्स थोड़ा स्लोअर है, पर इसमें क्या होता है कि थोड़ा चीपर होता है और इसमें नेट सेटलमेंट होता है। नेट सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि आपने तीन चार कुछ टाइम में, जैसे एक होता है नेट सेटलमेंट, जब हम लोग आरटीजीएस और एनईएफटी समझेंगे तब भी और समझ जाएंगे। एक होता है ग्रोस सेटलमेंट। ग्रोस सेटलमेंट का मतलब आपने अगर बैंक ए से बैंक बी में 5 रुपीज का भेजे तो वो साथ के साथ ही सेटल होंगे, साथ के साथ ही सेटल होंगे। और नेट सेटलमेंट का मतलब +5 रुपीज आए ए से बी में, और बी से ए से बी से ए में अगर 2 रुपए आए तो 2 रुपए गए तो ये -2 और नेट 3 रुपीज ट्रांसफर होंगे, मतलब नेट सेटलमेंट होगा। मतलब और नेट सेटलमेंट का मतलब क्या हो गया कि थोड़ा सा टाइम चाहिए, मतलब आधा घंटे में जो भी ए से बी के बैंक के बीच में जो भी नेट सेटलमेंट्स पैसे आए गए उनको नेट करके वो पैसे ट्रांसफर करे। एक तो क्योंकि हो सकता है ना कि
जैसे मान लो आपने ए बैंक से बी बैंक में पैसे भेजने हैं, ए से बैंक में बी में, ए से और बी के बीच में चल रहा है, तो हो सकता है कि 5 रुपए ए से बी की तरफ आए, बी से ए को हम लिख देते हैं -3, फिर हो सकता है 2, हाफ एन आवर के दौरान मान लो, तो ये क्या हो गया, अगर आप फिर अल्टीमेटली नेट क्या हो गया, 5 2 7 में 4, अल्टीमेटली ए को बी को 4 रुपीज ही देना है, तो उसको बोलते हैं नेट सेटलमेंट। और एक होता है, तो उसमें क्या थोड़ा टाइम लगेगा नेट सेटलमेंट में, और ग्रोथ सेटलमेंट में, तो इसलिए चिप्स क्या है, स्लोअर है, पर ये क्या है, सस्ता है, सस्ता है, सस्ता है। और जो फेड वायर है वो क्या है, थोड़ा सा महंगा होता है, वो क्या होता है, ग्रोथ सेटलमेंट में काम करता है। ग्रोथ सेटलमेंट में क्या होता है कि ए से बी के पास 2 रुपए जाएंगे, बी को अगर -5, ए को वो जाएंगे, ऐसे सारे ट्रांसफर होंगे, पैसे के सारे एक दूसरे ट्रांसफर होंगे, पर रियल टाइम ट्रांसफर होगा, तो वो क्या कहलाता है, फेड वायर कहलाता है। तो जो फेड वायर है वो थोड़ा महंगा है, पर वो फास्टर है। इंडिया में जैसे नेट सेटलमेंट के लिए जो एनईएफटी है वो चिप्स मान लो, और जो फेड वायर है अगला वो क्या है, आरटीजीएस हो गया, अपने इंडिया के इक्विवेलेंट टू आरटीजीएस हो गया, रियल टाइम। आरटीजीएस क्या होता है, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, तो ये इंडिया के रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट की तरह हो गया है। और इसमें क्या होता है कि जो नंबर होते हैं उनको हर बैंक, जो फेडरल रिजर्व बैंक, जैसे आरबीआई वहाँ का फेडरल रिजर्व बैंक है, तो उसने हर बैंक को, जैसे अपने इंडिया में आईएफएससी कोड दिया हुआ है ना, ऐसे हर बैंक को क्या दिए हुए हैं, एबीए नंबर दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, एबीए नंबर, टू आइडेंटिफाई द सेंडर्स एंड रिसीवर्स ऑफ द पेमेंट। तो जैसे आईएफएससी कोड होते हैं वैसे ही क्या होते हैं, एबीए नंबर। ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है, एबीए नंबर चाहिए होगा। तो यूएसए में कोई भी अगर मान लो पैसे ट्रांसफर करने हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में, तो क्या नंबर चाहिए होता है, एबीए नंबर चाहिए होता है। चिप्स है जो क्या है कि चिप्स का जो क्लियरिंग हाउस पेमेंट, जो चिप्स है उसी की तरह होता है, पर ये ब्रिटेन का है। ये किसका है, यूके का है, ये भी एक एग्जाम में आता है। और ये किसकी तरह है, सिमिलर टू चिप्स है, क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम, इसको चिप्स बोलते हैं, और इट इज ए ब्रिटिश इक्विवेलेंट ऑफ चिप टू चिप्स। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा इसमें ध्यान रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। टारगेट की फुल फॉर्म है ट्रांस यूरोपियन ऑटोमेटेड रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये टारगेट किसका है, यूरोप का है, और ये क्या है, आरटीजीएस वाला सिस्टम है, आरटीजीएस वाला सिस्टम है, यूरोप का है, ये तो पता लग ही जाएगा। और इसमें क्या किया, आरटीजीएस आपको ध्यान रखना है। ये कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता है कि भाई ये किसका है, और इसमें इसका जो टाइप है वो क्या है, तो ये आरटीजीएस टाइप का, जो आरटीजीएस है उस टाइप का है ये टारगेट, और यूरोप का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा क्या है कि आरटीजीएस प्लस भी है यूरोप में, और ईबीए, ये सब क्या किस में है, यूरोप के हैं। और आरटीजीएस प्लस में क्या है कि जर्मनी से हाइब्रिड सिस्टम है, और ये आरटीजीएस रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट सिस्टम करता है। और जो ईबीए है उसका नाम है यूरो बैंकिंग एसोसिएशन, और ये नेटिंग सिस्टम पे काम करता है, जैसे जैसे एनईएफटी है उसकी तरह काम करता है, क्रॉस बॉर्डर यूरो पेमेंट्स के में काम आता है। इसमें ईबीए में एक यूरो 1 है, स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, इतना ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। मेन ध्यान रखना है यूरोप का है, और किस टाइप का सिस्टम है। अब जो इंडिया में है, इंडिया में वैसे तो बहुत सारे आ गए हैं आजकल, यूपीआई पेमेंट सिस्टम आ गया, भारत पे आ गया, वैसे पर जो 3 मेन है, एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस, तो ये आपको तीनों समझने हैं। एनईएफटी जो है उसका नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और आरटीजीएस का मतलब है रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि आरटीजीएस में क्या होगा, रियल टाइम में सेटलमेंट होगा, आरटीजीएस में क्या होगा, रियल टाइम में सेटलमेंट होगा। और एनईएफटी में जो हमने एग्जांपल देखा था कि नेट, और इसमें जनरल इंडिया में अभी हाफ एन आवरली बेसिस में इसका सेटलमेंट होता है एनईएफटी वाले फंड का, ठीक है। और ये जो आईएमपीएस है उसका जो नाम है, उसका मतलब है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। एनईएफटी और आरटीजीएस है, ये जो मेंटेन करता है वो आरबीआई के द्वारा है, आरबीआई के द्वारा है। और जो आईएमपीएस है वो
एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ये जो लेटेस्ट हम इनके जो रूल्स हैं वो देख लेते हैं, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनईएफटी में टाइम टेकन टू ट्रांसफर, कितना टाइम लगता है, तो कुछ घंटे में हो जाता है, क्योंकि जनरली क्या होता है हाफ एन आवरली बेसिस में सेटलमेंट हो जाता है, तो विद इन 1 आवर 2 आवर तो ये हो ही जाता है एनईएफटी। आरटीजीएस तुरंत होगा क्योंकि रियल टाइम है, आईएमपीएस भी तुरंत होगा, रियल टाइम ट्रांसफर है। वर्किंग आवर्स फॉर कस्टमर ट्रांजेक्शन, तो जो एनईएफटी है आप कभी भी करवा सकते हो, 24/7 आपके मोबाइल पे कभी भी आप एनईएफटी कर सकते हो। पहले ये लिमिट थी कि भाई वीकडेज में ही जब वर्किंग डे जो में होता है, पर आप बैंक में तो तभी जब आएंगे ना बैंक खुलेगा, ये बात है, पर आप मोबाइल पे इसको कभी भी कर सकते हैं, 24/7 है एनईएफटी नाउ। और जो आरटीजीएस है, क्योंकि आरटीजीएस रियल टाइम पे काम कर रहा है, इसमें क्या होता है कि आरटीजीएस में क्या होता है कि जो एक पूल अकाउंट बनाते हैं सारे लोग बैंक जो आरबीआई के साथ मेंटेन रखते हैं, और उससे फंड ट्रांसफर होता है। एनईएफटी में भी वैसे बनाते हैं पूल अकाउंट, पर तो जो आरटीजीएस है उसके लिए क्या होना चाहिए, वीकडे होना चाहिए, और जो वर्किंग सैटरडे जो बैंक्स के वो होने चाहिए, और सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक काम करता है आरटीजीएस ओनली, सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक काम करता है। और जो आईएमपीएस है हमेशा काम करता है। मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड एनईएफटी के लिए कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है, आईएमपीएस के लिए भी कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है। आरटीजीएस क्या होता है कि जो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट जो आरटीजीएस होते हैं वो 2 लाख से ऊपर के अमाउंट के पेमेंट के लिए होते हैं। कई बार क्या होता है कि जब आपके ये जो एनईएफटी वगैरह आप कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके मोबाइल ऐप में कुछ लिमिटेशन हो, या बैंक में आप जाएं तो वो थोड़ा बहुत बैंक अपने हिसाब से चेंज कर सकता है, पर ये ब्रॉड गाइडलाइंस है कि भाई कोई मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड नहीं है। आरटीजीएस के लिए मिनिमम अमाउंट 2 lakhs है, और आईएमपीएस के लिए कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है। मैक्सिमम अमाउंट कितनी ट्रांसफर हो सकती है, तो एनईएफटी आरटीजीएस से आप कितनी भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, कितनी भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पर क्या है कि एनईएफटी के लिए बैंक का बोर्ड, जो भी बैंक का बोर्ड है, वो अगर उसको रिस्क ज़्यादा लग रही है तो वो डिसाइड कर सकता है लिमिट। पर आरबीआई के अकॉर्डिंग कोई लिमिट नहीं है एनी कितनी भी अमाउंट समय, तो फिर बैंक क्या करता है, जनरली आरटीजीएस कर देता है ज़्यादा अमाउंट होती है तो, ठीक है। और जो आईएमपीएस है उसके लिए 2 lakhs रुपीज़ से ज़्यादा का अपन इमीडिएट पेमेंट्स कर सकते हैं एनपीसीआई के थ्रू। ये हमारे बेसिक कंसेप्ट थे। आपको ये होप ये सब समझ में आ गया। इनके वेज इसमें आरटीजीएस से कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि आरटीजीएस से किस टाइप की एरर हट जाती है, आरटीजीएस से सेटलमेंट किस टाइप की रिस्क हट जाती है, तो आरटीजीएस से सेटलमेंट रिस्क कम होती है। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया है कि आरटीजीएस से क्या होती है, सेटलमेंट रिस्क कम होती है। इवन आईएमपीएस से भी क्या होगी, सेटलमेंट रिस्क कम होगी। आईएमपीएस वाला सिस्टम अडोप्ट करेंगे तो भी सेटलमेंट रिस्क कम होगी, क्योंकि सेटलमेंट रिस्क मतलब जो सेटलमेंट के दौरान होने वाली रिस्क की बात जो चल रही है वो। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसके बेस पे क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा जो इन पे क्वेश्चन आ जाता है कि कितनी अमाउंट ट्रांसफर की जा सकती है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है इन पे बेस्ड नॉर्मल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये एक वो वाला जरूर ध्यान रखना है कि जैसे आईएफएससी कोड होता है इंडिया में, वैसे वहाँ पर क्या होता है, एबीए कोड होता है यूएस में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर ये पसंद आया तो आप इसको ध्यान रखिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।